गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। मेरा नाम राहुल सतनामी है। आई एम योर बॉटनी एक्सपर्ट। आज हम बॉटनी का यूनिट नंबर 5 देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट नंबर 5 में, यूनिट 5 क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? हिंदी में क्या बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी को? पादप कार्यकी हिंदी में बोला जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, ठीक है। अब इनको क्यों बोला जाता है प्लांट फिजियोलॉजी के जनक? इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली बार फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टीफन हेल्स ने ही बताया था। तब से इनको प्लांट फिजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, तो उसके हैं सर जेसी बोस। अब क्यों बोलते हैं सर जेसी बोस को इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक? क्योंकि इन्होंने पहली बार बताया था कि प्लांट में जीवन होता है, प्लांट लिविंग होते हैं। तो अगला पॉइंट बना के लिख सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? जेसी बोस। क्यों इनको बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने पहली बार बताया था कि प्लांट में जीवन होता है। अब हम फिजियोलॉजी देखने से पहले हम जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी होती क्या है, कार्यकी क्या होती है। तो प्लांट्स में होने वाली संपूर्ण फिजियोलॉजी, कार्यकी, जितने भी प्रकार की कार्यकी होती है, इसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। अब ये फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले हम जानेंगे मेटाबॉलिज्म, उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया। तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होती है ये जानेंगे। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस 2 टाइप्स की होती है। पहला है एनाबॉलिक और दूसरा है कैटाबॉलिक। अब ये एनाबॉलिक क्या है और कैटाबॉलिक क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें सिंपल सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे छोटे छोटे सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस, ये छोटे छोटे सब्सटेंस मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये क्या ऐसे सब्सटेंस हैं? इनको लिख सकते हैं सिंपल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब बना क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो एनाबॉलिक प्रोसेस कब कहेंगे? जब सिंपल सब्सटेंस मिल करके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाए, तब ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? तब ये प्रोसेस कहलाएगी एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस।
एनाबॉलिक प्रोसेस, जबकि कैटाबॉलिक प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट होगा। लार्ज सब्सटेंस टूट टूट के सिंपल सब्सटेंस, कट कट के सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी? कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो नीचे जो भी प्रोसेस यहाँ इन्वर्सली है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या? कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी। एनाबॉलिक में एग्जाम्पल क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। जबकि कैटाबॉलिक में एग्जाम्पल आता है रेस्पायरेशन, हिंदी में इसको श्वसन बोलेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस पढ़ना है और ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत है जो आपके सब यूनिट्स में है। तो हम सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो हेडिंग करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स की लीफ होती है, वहाँ फोटोसिंथेसिस पाया जाता है। किसमें होता है? एक सेल होती है जिसका नाम है क्या? क्लोरोफिल, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं हरित लवक। तो हरित लवक में ही होता है। तो होता कैसे है? ये हो गया सन, और सन से आने वाली रेडिएशन या किरणें किस पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं लीप्स में, और लीप्स में जो सेल्स होती हैं, जो जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल सेल्स, वो फोटोसिंथेसिस करवाती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें से ये जो रेडिएशन आ रही है वो लेस देन 50% फिल्टर हो जाती है वायुमंडल की लेयर्स के द्वारा। तो 50% तो यहीं पास क्या हो गई? फिल्टर हो गई। ठीक है। आता क्या है इधर? इधर आती है PAR, मतलब पार। पार का मतलब क्या हो गया? पार का मतलब होता है फोटो सिंथेटिक एक्टिव रीजन। ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, रीजन नहीं, रेडिएशन। रेडिएशन इसको लिख सकते हैं रेडिएशन। रेडिएशन, ठीक है। तो अब ये रेडिएशन क्या कहलाती है? ये रेडिएशन को हम कहते हैं विजुअल रेडिएशन या विजिबल लाइट। अब ये विजिबल लाइट कहां से कहां नैनोमीटर के आसपास होती है? लगभग 400 से लेके 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट होती है। इसमें से पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता लिप्स के द्वारा, इसमें से भी 2 से 10% फिल्टर किया जाता है, और 2 से 10% ही लीफ के द्वारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है। अब ये जो रेडिएशन से एब्जॉर्ब होती है 210%, ये इसी से ही क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा लास्ट में एंड मटेरियल क्या बनता है? ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल को हम क्या कह सकते हैं? बायोमास। ठीक है। तो अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस
जानने से पहले मैंने पहले चीज ही बता दिया कि फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। मैंने बताया एनाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक क्या होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सिंपल सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर के लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। तो ऐसी प्रोसेस क्या होती है, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ये कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो पहला पॉइंट यही लिख सकते हैं कि एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा, यहां देख रहे हैं कि ये जो सूर्य से जो आने वाली एनर्जी है जिसको हम लाइट एनर्जी बोल रहे हैं, और लाइट एनर्जी से बनाया क्या जा रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब इसको स्टोर किस में किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, मतलब हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी प्रोसेस में, तब ऐसी प्रोसेस को हम उष्माशोषी या इन इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंडर गोनिक प्रोसेस। अब एक चीज है कि फोटोसिंथेसिस का अगर हम देखते हैं क्या रिएक्शन होती है, सिंपल सब्सटेंस क्या होते हैं, CO2 प्लस H2O मिल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6। और यहां पास ऑक्सीजन भी बनती है और वाटर भी बनता है। तो यहां पास एक चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब अपचयन हो रहा है। जबकि H2O का क्या हो रहा है, H2O का यहां पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, CO2 का रिडक्शन होके ये बना रहा है, क्या बना रहा है, ग्लूकोज। तो जब कोई भी रिएक्शन में रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, दोनों साथ साथ प्रोसेस होती है, तब ऐसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेव मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोल रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है, अच्छा एंडरगोनिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझ में आई होगी कि फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ एंडरगोनिक प्रोसेस। क्यों, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि CO2 का रिडक्शन होकर क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, जबकि वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन बन रही है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक ही टाइम पे होता है, इसलिए ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पास फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने जाना। अब फोटोसिंथेसिस का हम देख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, तो अगला हेडिंग है डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर using CO2, using CO2 and H2O in the presence of sunlight,
in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन होता है किसके यूज से, CO2 और H2O के, किसके प्रेजेंस में, H न्यू, लाइट एनर्जी या सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। तो आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना कि जो सूर्य से रेडिएशन आती है वो 50% फिल्टर होके पार आती है। पार मतलब फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। अब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन को एक नाम और दे सकते हैं, विजिबल लाइट, जिसका तरंग दैर्ध्य होती है 400 से लेके 700। इसमें से पूरी यूज नहीं होती फोटोसिंथेसिस में, इसमें 2 से 10% फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। ठीक है, जिससे क्या बनता है, ऑर्गेनिक मटेरियल। कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल, शुगर। इसे बायोमास भी कह सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की पहली प्रोसेस मैंने बताया कि इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। दूसरा एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, उष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है। दूसरा रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। रेडॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। फिर मैंने डिफिनीशन बताया, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यूजिंग CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O के प्रयोग द्वारा किसका निर्माण होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण होता है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। अब हम जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की स्टोरी, हिस्ट्री जान लेते हैं। हिस्ट्री जानने से पहले हेडिंग करेंगे हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। हिस्ट्री ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में धीरे धीरे पता चला, एकाएक नहीं पता चला कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट है। पहला एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। क्या है एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, यहां पास सबसे पहले बताया गया कि फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस किसमें हो रहा है, क्लोरोफिल में। तो सबसे पहले बताया गया साइंटिस्टों के द्वारा कि फोटोसिंथेसिस के लिए 2 चीज आवश्यक होती है। पहला क्या है, लाइट, और दूसरा क्या है, क्लोरोफिल। तो लिख सकते हैं हम, टू डेमोन्स्ट्रेट is chlorophyll and light important for photosynthesis। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पहला हेडिंग करेंगे क्या, क्लोरोफिल, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, लाइट। तो एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। तो 2 चीज जरूरी है, एक क्लोरोफिल और दूसरा लाइट। तो कैसे जरूरी है, क्या जरूरी है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पास 2 पत्तियां दिख रही हैं, 2 लीव्स दिख रहे हैं। एक लीव्स है वेरीजेटेड लीफ, जिसको बोलते हैं चितकबरी पत्ती।
ये टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं? स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं। इसमें चितकबरी पत्ती है, मतलब ये देख रहे हैं येलो पार्ट्स है और कुछ ये कौन सा पार्ट है? ग्रीन पार्ट है। येलो पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें क्या हो नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। जबकि ये ग्रीन पार्ट ऐसा है, ग्रीन एरिया ऐसा है जिसमें क्लोरोफिल है। तो इसमें क्या किया गया? फोटोसिंथेसिस कराया गया। तो जब फोटोसिंथेसिस कराया गया तो यहाँ येलो पार्ट में फोटोसिंथेसिस कराने के मतलब प्रकाश देने के बावजूद भी क्या हुआ? कुछ भी नहीं निर्माण हुआ। क्यों नहीं निर्माण हुआ? क्योंकि इस येलो एरिया में क्लोरोफिल था ही नहीं। और जब क्लोरोफिल नहीं था तो इसमें कोई भी ग्लूकोज, कोई भी स्टार्च नहीं बना। जिससे क्या हुआ? इसमें जब आयोडीन टेस्ट कराया गया तो आयोडीन जब टेस्ट कराया जाता है तो इसमें कलर कुछ ना कुछ प्रोवाइड होता है, तो इसमें कलर ही नहीं आया। जिससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल। दूसरा, ये ग्रीन एरिया में अगर प्रकाश दिया गया तो इसमें क्या बन गया? ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल जब बना तो ये आयोडीन टेस्ट इसका हुआ, जिसके वजह से इसका जो कलर हो गया ब्लू कलर हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि येलो पार्ट में क्या नहीं है? क्लोरोफिल नहीं है। और क्लोरोफिल नहीं है इसके वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। जबकि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल होने के वजह से यहां पास आयोडीन टेस्ट हो पा रहा है। तो इससे सिद्ध होता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल जरूरी है। अब दूसरा टेस्ट है। इस दूसरे टेस्ट में क्या कर रहे हैं कि जो लीफ है, इस लीफ को लिया गया और इसमें कुछ आधे पार्ट में, ये आधे पार्ट में क्या किया गया? आधे पार्ट को कवर कर दिया गया ब्लैक पेपर से। ऐसे ब्लैक पेपर से जैसे ही कवर करते हैं और फिर उसके बाद सूर्य प्रकाश की रोशनी में लेके आते हैं तो आधे पार्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इसमें स्टार्च टेस्ट जब कराया जाएगा तो ये कलरलेस आएगा, कोई भी कलर नहीं आएगा। लेकिन ये आधा पार्ट तो खुला है, तो ये आजाद है। इसके वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो ये स्टार्च टेस्ट देता है, जिसके वजह से ये ब्लू एंड ब्लैक कलर इस तरफ का एरिया आ जाता है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है? लाइट। और दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा क्या है? क्लोरोफिल। तो इससे ये चीज पता चलता। तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का नाम है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हुआ क्या? इसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 गैस इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिख सकते हैं आप, टू इंपॉर्टेंट that CO2 is also important
फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पास क्या किया गया, एक पौधा लिया गया और उस पौधे में क्या हुआ, KOH। तो KOH सॉल्यूशन में मतलब आधी लीफ को रखा गया और आधी लीफ को फ्री रखा गया। अब यहां फोटोसिंथेसिस कराया जाता है तो क्या होता है कि ये जो पैक वाला पार्ट है, ये जो इसके अंदर है KOH सॉल्यूशन, तो यहां पास क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये KOH जो है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि ये वाला पार्ट में एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहां से CO2 मिला, लेकिन इस वाले में CO2 नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि KOH एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब CO2 जहां मिला वहां फोटोसिंथेसिस हुआ। क्यों? क्योंकि CO2 और H2O मिलकर क्या बना दिया, ग्लूकोज, और ग्लूकोज मिलकर क्या बना दिया, स्टार्च बना दिया। लेकिन इस वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई। वजह क्या? क्लोरोफिल तो यहां थी लेकिन CO2 एब्सेंट था। CO2 एब्सेंट होने के वजह से यहां पास फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई, तो ना तो ग्लूकोज बना और ना ही स्टार्च बना। ठीक है, अब जानिए कि फोटोसिंथेसिस में बनता क्या क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले बनता है क्या, ग्लूकोज। ठीक, इंड मटेरियल क्या है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो होता है इसको स्टोर करके प्लांट रखते हैं, लेकिन प्लांट को हर जगह यूज करने के लिए, जैसे प्लांट में सूट होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, तो हर जगह यूज करने के लिए ग्लूकोज नहीं जाता है। इसके लिए जाता कौन है, सुक्रोज। कौन सा, सुक्रोज। ये सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये पूरे प्लांट बॉडी में क्या करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करता है सुक्रोज। ठीक है, इसको फ्रूट शुगर भी बोल सकते हैं। सुक्रोज में, फ्रूट शुगर में सुक्रोज ही पाया जाता है। ठीक, अब स्टोर करने के लिए प्लांट इस सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टार्च में। किसमें, स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं। ग्लूकोज कैसा शुगर है, मोनोसैकेराइड। दूसरा सुक्रोज डाइसैकेराइड, और स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज इंड मटेरियल है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन इसको ट्रैवल कराने के लिए किसमें कन्वर्ट किया जाता है, सुक्रोज में, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और इसे फ्रूट शुगर भी बोल सकते हैं। लेकिन स्टोर करने के लिए प्लांट किसमें कन्वर्ट कर लेता है, स्टार्च में, स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहां पास ये आपको पता चला किससे, मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है, जितना इंपॉर्टेंट लाइट है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो यहां पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से ये पता चलता है कि CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है बेल जार एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट दिया किसने था, जोसेफ प्रिस्टले ने।
गिवन बाय जोसेफ प्रिस्टले। अच्छा, प्रिस्टले का योगदान क्या है? प्रिस्टले को ऑक्सीजन खोजने वाले, इस ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाले कौन है? प्रिस्टले हैं। कैसे डिस्कवरी होती है मैं बताता हूं। सबसे पहले प्रिस्टले के बारे में जानिए कि इसका क्वेश्चन क्या आता है कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने किया था? तो किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, बेल जार एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले देख लेते हैं फिर बताता हूं। तो यहां पास आप लिखिए प्लांट रिस्टोर्ड, प्लांट रीस्टोर्ड what was removed by burning candle and living mouse। तो इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया ये देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया, एक जार लिया गया और बेल लिया गया। देखिए यहां पास बचपन में आप ये एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे। तो देखिए ये कैंडल लिया गया, इसको जलाया गया और इसके अंदर क्या किया गया, माउस को रखा गया। जब तक ये कैंडल जली तब तक ये माउस जिंदा रहा, लिविंग रहा। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बुझ जाती है, किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हो जाता है, ये माउस मर जाता है। ठीक है, अब यहां पास क्या एब्सेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये कैंडल भी बुझ जाती है और ये भी माउस भी खत्म हो जाता है। अब क्या किया, ये जो प्रिस्टले नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसी जार के नीचे क्या रख दिया, एक प्लांट रख दिया। और ये प्लांट किसका था? ये प्लांट था मिंट का, पुदीना का। तो ये मिंट प्लांट को जब रखा गया तो यहां पास क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां से निकलता रहा, ये जो मोमबत्ती है, कैंडल है, ये लगातार जलती रही। इसी ऑक्सीजन की वजह से कौन जिंदा रहा, ये माउस भी जिंदा रहा। तो यहां पास आपको ये पता चल जाता है कि फोटोसिंथेसिस का इंड जो बाई प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से ये मोमबत्ती भी जल रही है और ये माउस भी जल रहा है, मतलब जिंदा है। तो आपको इस चीज से पता चला होगा कि ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का क्या है, लास्ट इंड प्रोडक्ट है। तो यहां पास बेल जार प्रयोग के थ्रू हमने ये देखा। अब अगला एक्सपेरिमेंट है एंजल हाउस का एक्सपेरिमेंट। तो अगला हेडिंग करें एंजल हाउस एक्सपेरिमेंट। तो ये 4th नंबर एक्सपेरिमेंट है, एंजल जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट। अब ये जॉन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट क्या है? तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि टू डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कौन सा प्लांट लिया, इन्होंने जो प्लांट लिया
इसका नाम था हाइड्रिला। हाइड्रिला कैसा प्लांट है? एक्वेटिक प्लांट है, जलीय पौधा है, एक्वेटिक प्लांट। तीसरा, इन्होंने सनलाइट के थ्रू क्या करवाया? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में जो इंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑक्सीजन, जिसके बबल निकलता है, बबल्स ऑफ गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? ये एक तालाब के किनारे जॉन इंजन हाउस बैठ जाते हैं। ये मान लेते हैं तालाब है और ये तालाब का पानी है, ठीक है। अब ये तालाब के नीचे बैठते तो हैं, लेकिन कैसी कंडीशन में? पहले डे वाली कंडीशन में, दिन वाली कंडीशन में, और दूसरा नाइट वाली कंडीशन में। डे वाली कंडीशन में प्लांट के नीचे क्या, सॉरी, पाउंड के नीचे क्या था? तालाब के नीचे क्या था? यहां पास था एक पौधा जिसका नाम था क्या? हाइड्रिला। यहां भी नाइट में भी यही था, ठीक। अब क्या हुआ कि दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, किसमें? हाइड्रिला के पत्तियों में, लीव्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये छोटे छोटे बुलबुले इसमें निकलना स्टार्ट हुए। ये अब ये छोटे छोटे बुलबुले हैं क्या? उस समय तो नहीं पता था। ये इसको बोल रहे थे गैस। अब ये कौन सी गैस है ये नहीं पता था, लेकिन नाइट में ऐसा नहीं हुआ, कोई बुलबुला नहीं निकलता। तो इससे ये पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट इंपॉर्टेंट है। और इंड प्रोडक्ट क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। जबकि रात में लाइट की अब्सेंस होता है, लाइट का जब अब्सेंस होता है तो यहां पास फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता, तो इंड प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकलता। तो इंजन हाउस ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर? हाइड्रिला पौधे के ऊपर। इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, ये जो है इसको फिर घर में भी किया गया। एक बीकर लिया गया, इसमें वाटर भर दिया गया, फिर उसके बाद हाइड्रिला के पत्तियां ली गई, लिप्स ली गई, कुछ ब्रांचेस ली गई, और उसमें सनलाइट के जब रखा गया, सनलाइट इसमें दिखाई गई, तो इससे थोड़े थोड़े क्या बबल्स लाइक निकलते हैं। तो ये बबल्स क्या है? ऑक्सीजन गैस। और ये ऑक्सीजन गैस फिर इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू कौन? डॉक्टर प्रिस्टले, डॉक्टर जोसेफ प्रिस्टले, डॉक्टर जोसेफ प्रिस्टले ने इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू खोज कर दी, किसकी? ऑक्सीजन गैस की, ठीक है। एक्सपेरिमेंट था किसका? इंजन हाउस का, लेकिन जो बबल निकला तो इंजन हाउस ने तो इसको गैस बोला था, लेकिन प्रिस्टले ने इसने क्या किया कि इसको एक नाम रख दिया, जिसका नाम क्या था? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी हुई थी किसमें? इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट के द्वारा। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया? डॉक्टर प्रिस्टले ने किया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर प्रिस्टले ने किया था, ठीक है, डॉक्टर जोसेफ प्रिस्टले ने। अगला है, अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है क्या? जूलियस वॉन सैक। इन्होंने कब? 1854 में, ठीक है। अब ये जूलियस वॉन सैक ने
पूरे फिजियोलॉजी में, पूरे प्लांट में 3 तरह की डिस्कवरी दी थी। पहला तो जूलियस वॉन सैक ने बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स, आपको पता होगा हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो का मतलब वाटर, पोनिक्स मतलब कल्चर। तो मतलब ऐसे प्लांट उगाए जाते थे जिसमें सॉइल की जरूरत नहीं थी, मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं थी, पानी में ही, वाटर में ही प्लांट्स को उगाया जा सकता था। इसको हम बोल सकते हैं सॉइल लेस कल्चर, सॉइल लेस कल्चर, मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। तो पहली डिस्कवरी जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स बता दिया। दूसरा, इन्होंने इंड प्रोडक्ट बताया, इंड प्रोडक्ट। इंड प्रोडक्ट क्या, लास्ट में क्या स्टोर किया जाता है, स्टार्च। प्लांट स्टोर करके क्या रखता है, स्टार्च। तो किसने बताया था, जूलियस वॉन सैक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तीसरा क्या है जो इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। हमारा जो इंपॉर्टेंट है इंड प्रोडक्ट स्टार्च के बारे में। तो ये इंड प्रोडक्ट स्टार्च कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो फोटोसिंथेसिस से क्या हुआ, इसको देखते हैं पहले। फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना ग्लूकोज, और ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए इसको कन्वर्ट किया गया किसमें, स्टार्च में। ठीक है, तो ये कौन बताया था, जूलियस वॉन सैक ने। अब हम अगला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है एंजल मैन, TW एंजल मैन एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया, 2 चीज ली। पहला तो एल्गी लिया और दूसरा बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने 2 चीज ली अपने एक्सपेरिमेंट में। पहला तो एल्गी, और कौन सी एल्गी, क्लाइडोफोरा। जबकि दूसरा बैक्टीरिया लिया, एरोबिक बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कौन सा, एजेटोबैक्टर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, तो मैं बना के बता देता हूं कि क्या एक्सपेरिमेंट था। सबसे पहले इन्होंने लिया प्रिज्म। ठीक, इस प्रिज्म में क्या किया, व्हाइट लाइट को, एंजल मैन, एंगल इसको देख लेते, एंगल। इन्होंने व्हाइट लाइट को एंगल, एक एंगल में प्रिज्म से गुजारा, और जैसे ही प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 लाइट में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आपको पता होगा। कौन कौन से, ये भी पता होगा, विबग्योर, तो यहां पास क्या हुआ, आपको ये चीज पता होगा कि सबसे कम और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है रेड की, और सबसे कम क्या होती है तरंग दैर्ध्य, वी की। ठीक है, तो यहां पास ये देखा गया
कि जो एल्गी थी, एल्गी का नाम क्या था? क्लाइडोफोरा। यहां पास लिख देता हूं मैं, क्लाइडोफोरा। और दूसरा बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया था? एजेटोबैक्टर। ये देखा गया कि रेड और ब्लू, यहां पास जब फोटोसिंथेसिस होती है तो रेड और ब्लू में क्या हुआ? यहां रेड में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है, फिर दूसरा ऑरेंज में कम होती है, येलो में भी कम होती है, ग्रीन में भी कम होती है, और तीसरा ब्लू जो है उसमें ज्यादा होती है, और इसमें फिर कम, फिर कम। तो इससे ये पता चलता है कि रेड और ब्लू दोनों में फोटोसिंथेसिस की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि एजेटोबैक्टर जो है इसमें क्या दिखाया गया कि जब भी रेड वाला लॉन्गिट्यूड आया, इसमें क्या हुआ कि बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा थी, और ब्लू वाले में भी बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा थी, लेकिन यहां पास बैक्टीरिया कम थे। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि रेड वाले में और ब्लू वाले में फोटोसिंथेसिस अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर को हम नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक, तो यहां पास ये चीज पता चला कि फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम किस में होती है? एक तो रेड लाइट में और दूसरा क्या? ब्लू लाइट में। और बैक्टीरिया हाई परफॉर्मेंस कहां दिखाते हैं? रेड लाइट में, और दूसरा किसमें? ब्लू लाइट में। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट क्या है? इट वॉज seen that algae cladophora grow massively around red and blue color. ठीक है, तो यहां पास एल्गी क्लाइडोफोरा जो है ग्रो करता है किसमें? रेड एंड ब्लू कलर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो यहां पास हमने ये एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? अच्छा, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका डायग्राम चलिए, इसका डायग्राम मैंने स्लाइड भी नहीं रखा है। ठीक, ठीक है, अब हम अगले चीज में चलते हैं। एल्गी के बारे में मैंने बता दिया, यहाँ क्लाइडोफोरा के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में सब बता दिया मैंने। अब अगला एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं वॉन नील एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 7। वॉन नील एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? तो इन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया दो तरह के रखा, एक ऑक्सीजेनिक
और दूसरा एनऑक्सीजेनिक। चलिए देखते हैं ऑक्सीजेनिक में क्या है। ऑक्सीजेनिक में क्या था कि ग्लूकोज जो था, ग्लूकोज ये बनता, इसमें ग्लूकोज के साथ साथ क्या बनता था, ऑक्सीजन बनता था। कैसे, देखिए यहां CO2 और प्लस H2 दोनों मिलकर के क्या बना देते थे, ग्लूकोज। ग्लूकोज और प्लस क्या बना देते थे, ऑक्सीजन। जबकि एनऑक्सीजेनिक में ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम होता था। कैसे, इसमें CO2 लिया जाता था और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिया जाता था। बनता तो ग्लूकोज था, लेकिन इसमें इंड प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन नहीं है। क्या है इंड प्रोडक्ट, हाइड्रोजन गैस है, H2 है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट वॉन नील ने बताया कि जो ऑक्सीजन आ रही है वो किससे आ रही है, वो आ रही है किससे, वाटर से आ रही है। क्योंकि यहां पास देख रहे हैं H2S से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है ये किससे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर। तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि जो ऑक्सीजन है वो किससे निकल रही है, वो निकल रही है वाटर से। ठीक है, तो वॉन नील ने, नील का मतलब ही होता है, नील मतलब पानी, वाटर। तो याद रखिएगा, वॉन नील ने ये प्रूफ किया था कि जो फोटोसिंथेसिस का इंड प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, वो किससे निकलता है, वो वाटर से निकलता है। अब हम आगे चलते हैं, अगला है स्ट्रक्चर। तो अगला हेडिंग करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट जानने के लिए डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। ठीक, तो यहां पास क्लोरोप्लास्ट का ये वाली मेम्ब्रेन जो है, दो मेम्ब्रेन होती हैं। ये वाली मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जबकि ये अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं हम इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसमें क्या पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे थैलेकॉइड्स पाए जा रहे हैं। ये इसको बनाएंगे। ठीक, ये थैलाकॉइड्स है और एक सिक्के लाइक, मतलब जो सिक्का जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गोल गोल, इसको ग्रेना बोलते हैं, लेकिन ये पूरा जब मिल जाता है इसको ग्रेनम बोलते हैं। तो ये थैलाकॉइड देखते हैं, इसका नाम क्या है, थाइलाकॉइड। थैलाकॉइड। ठीक, अब ये थैलाकॉइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक सब यूनिट है जिसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है इसी पे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पास हम लिख सकते हैं इसमें क्या होता है, LHC। LHC, LHC का मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इसी को
इसमें ही फोटोसिंथेसिस सिस्टम भी पाया जाता है, तो पीएस लिख सकते हैं। इसी को ही क्वांटासोम भी बोल सकते हैं, क्वांटासोम, क्योंकि फोटॉन्स के रूप में क्या होता है, इसमें एनर्जी पैकेट्स के रूप में क्वांटासोम्स होते हैं। अब इसमें फोटो सिस्टम पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं ये देख लेते हैं। इसमें पिगमेंट्स पाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, और दूसरा कौन सा, फोटो सिस्टम सेकेंड। तो दो फोटो सिस्टम भी पाया जाता है। अब जब दोनों फोटो सिस्टम पाए जाते हैं तो थैलाकॉइड में होगा क्या, एक साइकिल होती है, उस साइकिल का नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहां पास कौन सी साइकिल होगी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो यहां थैलाकॉइड में होती है। अब ये बीच का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोल रहे हैं ल्यूमेन। क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन में क्या होता है, एसिडिटी ज्यादा होती है, अम्लीयता ज्यादा होती है। तो ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन। ल्यूमेन, इसमें एसिड ज्यादा भरा होता है। एसिड मतलब प्रोटॉन भरा होता है, H+, क्योंकि प्रोटॉन डोनर एसिड कहलाता है, PDA। शॉर्ट फॉर्म क्या है, PDA। P फॉर प्रोटॉन, D फॉर डोनर, A फॉर एसिड। तो जिसमें ही H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगी वो कैसा रिएक्ट करेंगे, एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये थैलाकॉइड जुड़े होते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए कैसे, ये जो एक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली स्ट्रक्चर है। अब इसमें पाया क्या जाता है, इसमें पाया जाता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये पिगमेंट है। अब जब फोटो सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, कौन सा रिएक्शन होगा इसमें, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। ठीक है, अब इसमें जो ये लिक्विड मटेरियल है बना लेते हैं, ये जो लिक्विड मटेरियल है स्ट्रोमा कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा क्या करता है, इसी स्ट्रोमा में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। तो इसी स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इसको C3 भी बोल सकते हैं, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल, मेल्विन साइकिल। इसी C3 साइकिल में क्या होता है, बायोसिंथेसिस होता है। तो बायोसिंथेसिस मतलब इसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है, शुगर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें खुद का DNA पाया जाता है। कैसा DNA पाया जाएगा, सर्कुलर। तो यहां पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा। यहां पास खुद का इसका क्या होगा, राइबोसोम भी होगा। तो ये राइबोसोम कौन सा होगा, ये राइबोसोम होगा 70S का। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, राइबोसोम। कैसा है, 70S का राइबोसोम है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है।
इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। तो आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता चला होगा। ये वाले जो पार्ट है इसको ग्रीना बोलेंगे और इसी ग्रीना में क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। थैलाकॉइड, थैलाकॉइड में क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें फोटोसिस्टम भी पाया जाता है, क्वांटासोम, इसमें पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और दूसरा फोटोसिस्टम सेकंड। इसी वजह से इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, ये कनेक्ट करने वाली जो लिंक है इसी को बोलेंगे स्ट्रोमा लैमेली। और स्ट्रोमा लैमेली में क्या, फोटोसिस्टम फर्स्ट पाया जाएगा और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसी में होगा। ये लिक्विड मटेरियल जो है इसको बोलेंगे क्या, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होती है, C3 साइकिल, बायोसिंथेसिस करवाते हैं, शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं जबकि इनर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, आंतरिक लेयर। इसमें खुद का डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, कैसा, सर्कुलर होता है। दूसरा, इसमें खुद का राइबोसोम होता है 70S का। ठीक है, तो ये चीज हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं अगली स्लाइड में। तो प्लांट पिगमेंट, हेडिंग करेंगे प्लांट पिगमेंट। तो प्लांट पिगमेंट, पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। पहला क्या है, क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल जो ए है इसको हम बोल सकते हैं मेजर पिगमेंट। क्या है ये, मेजर पिगमेंट, या इसी को हम बोल सकते हैं चीफ पिगमेंट, चीफ पिगमेंट। अब ये चीफ पिगमेंट है तो चीफ का प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है, तो प्रोटेक्ट करना होगा किसको, क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा, प्रोटेक्ट किससे करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है फोटो ऑक्सीडेशन से। किससे, फोटो ऑक्सीडेशन। अब ये फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, सूर्य की रेडिएशन, किरणें फोटोसिंथेसिस मतलब लीप्स में ज्यादा मात्रा में ना हो पाए, क्योंकि जैसे ही लीप्स में ज्यादा रेडिएशन पड़ता है जिसके वजह से फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, और फोटो ऑक्सीडेशन होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए प्रोटेक्ट किया जाता है फोटो ऑक्सीडेशन से, किसको, क्लोरोफिल ए को। ठीक है, अब दूसरा क्या है, इसमें कई सारे, अच्छा क्लोरोफिल ए किसमें पाया जाता है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए के बारे में मैंने बता दिया कि क्लोरोफिल ए क्या है, मेजर पिगमेंट है। इसी को हम चीफ पिगमेंट भी बोल सकते हैं। तो चीफ पिगमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्ट करेंगे कैसे, किससे, लाइट से। तो लाइट से क्यों प्रोटेक्ट किया जाता है, क्योंकि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो क्लोरोफिल जो ए है, और दूसरा कौन सा है, क्लोरोफिल बी भी ले लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा है क्लोरोफिल बी। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये मैक्सिमम ग्रीन प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि ग्रीन प्लांट जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया,
जिम्नोस्पर्म हो गया और एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सभी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाएगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए को हम मेजर पिगमेंट या चीफ पिगमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, अब क्लोरोफिल बी। ठीक, अब यहां पास एक चीज और देख सकते हैं कि इसमें कुछ और क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो पर्पल कलर का होता है, जैसे क्लोरोफिल सी हो गया, कैरिटोनॉइड्स हो गया, जेंथोफिल्स हो गया। तो इसको हम डिटेल वाली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम शॉर्ट समरी देख रहे हैं, की पॉइंट्स देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पास हमने प्लांट पिगमेंट के बारे में जाना, मेन प्लांट पिगमेंट कौन कौन से हैं। अब हम जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आता है। इसका नाम है लाइट हार्वेस्टिंग। क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, तो यहां पास दो चीजें होती हैं। एक है लाइट रिएक्शन, लिख सकते हैं इसको लाइट रिएक्शन, और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं लाइट डिपेंडेंट। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इसको क्या बोल सकते हैं? इसको लाइट इंडिपेंडेंट। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है? लाइट रिएक्शन में ईटीएस चलती है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है। ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कैसे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम? दो प्रकार के मैकेनिज्म होती है। एक है साइक्लिक ईटीएस, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक है नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक ईटीएस। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे क्या क्या? साइक्लिक ईटीएस और दूसरा नॉन साइक्लिक ईटीएस। इसी को जेड, नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम भी कहते हैं, कई नाम है इसके। दूसरा है डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट पर निर्भर ही नहीं करता। और जब लाइट पर निर्भर नहीं करेगा तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन है ये देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले, अच्छा, ये लाइट रिएक्शन होती कहाँ है? ये होती है ग्रेना में। किसमें होती है? ग्रेना में। जबकि डार्क रिएक्शन किसमें होती है? स्ट्रोमा में होती है। तो ये चीज जानते हैं। अब ये जो है रिएक्शन है, ये बायोसिंथेटिक फेज भी होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं बायोसिंथेटिक फेज। क्यों बोल रहे हैं बायोसिंथेटिक? क्योंकि इसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है और इसमें साइकिल जो चलती है C3 साइकिल। C3 मतलब केल्विन साइकिल। अच्छा, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे? C3 भी पढ़ेंगे, C4 भी पढ़ेंगे, CAM भी पढ़ेंगे। तो ये अलग अलग हम पढ़ेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। तो हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो प्रकार का, एक लाइट रिएक्शन मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटोसिंथेसिस को ही बोल रहे हैं। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन लाइट
डिपेंडेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है दो प्रकार से होता है, एक साइक्लिक रूप से और दूसरा कौन सा, नॉन साइक्लिक रूप पे। डार्क रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पर डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि इसमें बायोसिंथेटिक फेज है, C3 साइकिल पढ़ना है इसमें। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे क्या, नॉन साइक्लिक ETS। तो नॉन साइक्लिक ETS के बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है। चलिए देखते हैं नॉन साइक्लिक ETS क्या होता है। तो हेडिंग करिएगा नॉन साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक ETS, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब बनाने से पहले हम डायग्राम के थ्रू हम इसको जानते हैं। चलिए बनाइए डायग्राम। ठीक, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट थैलाकॉइड है। क्या है, थैलाकॉइड। ये बाहर वाला पार्ट, इसके बाहर वाला पार्ट है ल्यूमेन। ल्यूमेन, ये थैलाकॉइड। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है स्ट्रोमा है। ठीक, अब हम जानते हैं कि यहां पास जो थैलाकॉइड में क्या पड़ा होता है, यहां पास पड़ा होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा, क्लोरोफिल ए। इस क्लोरोफिल, ये मेजर पिगमेंट है, इसके चारों तरफ क्लोरोफिल भी होते हैं जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल ए जो है, यहां पास देखिए ये सूर्य है। ठीक है, इसी सूर्य से क्या आया, इसी सूर्य से रेडिएशन आई, और ये रेडिएशन किस में पड़ रही है, क्लोरोफिल ए में। जैसे ही क्लोरोफिल ए में रेडिएशन पड़ेगा फोटॉन्स के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तो ये सबसे पहले फिल्टर होगा। फिल्टर कैसे होगा, ये जो एसेसरी पिगमेंट चारों तरफ है, इसमें फिल्ट्रेशन ऑफ रेडिएशन होगा, और फिर आएगा किसमें, क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए में जैसे ही रेडिएशन पड़ेगी तो यहां से क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में उठ लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो यहां पास जो क्लोरोफिल ए है, यहां PS सेकेंड, कौन सा फोटो सिस्टम पाया जा रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड, जो कितने नैनोमीटर का, 680 नैनोमीटर का है। ठीक है, अब यहां से एक्साइटेड अवस्था में कौन आया, इलेक्ट्रॉन आया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, PEA में, PEA। अच्छा, ये PEA क्या है, PEA मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में आया। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तो याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक जो है, प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, और इकट्ठा एक बार में लिख लेंगे PC, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, P फॉर क्या हो गया, प्लास्टोक्यूनेन। P फॉर क्या हो गया, प्लास्टोक्यूनेन। तो पूरा नाम लिख लेते हैं, प्लास्टोक्यूनेन। ठीक है, C फॉर क्या हो गया, साइटोक्रोम B, और PC फॉर क्या हो गया, प्लास्टोक्यूनेन। ठीक है, तो यहां पास हम, यहां PEA प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएगा,
और फिर प्लास्टोक्विनोन से किधर की ओर साइटोक्रोम बी, और फिर उसके बाद पीसी में प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पास, यहां भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पास साइटोक्रोम बी में क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। तो ये एटीपी बना, ये क्या बन गया, एटीपी। ठीक है, अब ये प्लास्टोसाइनिन जो है ये, ठीक है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, फिर से क्लोरोफिल ए में जाएगा। किस में जाएगा, क्लोरोफिल ए में। इसमें भी एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए में। अब यहां भी क्या हुआ, सन का रेडिएशन आएगा, ये ठीक, जैसे ही सन का रेडिएशन आएगा, तो जैसे ही सन का रेडिएशन आएगा फिर से क्लोरोफिल ए से पीएस सेकेंड, कौन सा, पीएस फर्स्ट, जो कितना नैनोमीटर का है, 700 नैनोमीटर का है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से निकलना स्टार्ट होंगे। तो एक्साइटेड अवस्था में इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फिर से किस में जाएगा, पी ई ए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से ये जाएगा एफ डी में, एफ डी फॉर फेराडॉक्सिन। और ये फेराडॉक्सिन ये थैलाकॉइड के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये जाएगा NADPH में। किस में जाएगा, NADP प्लस। और ये 2 हाइड्रोजन, और यहीं से क्या बन जाएगा, बन जाएगा NADPH2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाएगा और NADPH2 बनाएगा। कैसे बनेगा, एक एंजाइम होगा NADPH2 रेडक्टेज। ठीक है, ठीक। अब यहां पास आपने देखा कि सबसे पहले क्लोरोफिल ए में फोटोसिस्टम सेकेंड 680 नैनोमीटर, ये दिख रहा है। तो सूर्य की प्रकाश रेडिएशन किस में आया, क्लोरोफिल ए में, जिसके वजह से 680 नैनोमीटर का फोटोसिस्टम सेकेंड एक्टिवेट हो गया। और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, पीईए में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, जिससे क्या हुआ, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी और प्लास्टोसाइनिन, इससे इलेक्ट्रॉन गुजरता हुआ ये जो रिएक्शन हो रही है डाउन की तरफ जा रही है, इसीलिए इसको डाउन हिल प्रोसेस भी बोलते हैं, डाउन हिल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए में आया, और ये सनलाइट से जो रेडिएशन पड़ रही इसके वजह से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आया, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में गया, जिससे फेराडॉक्सिन के ऊपर आया। और फेराडॉक्सिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन NADP और हाइड्रोजन से मिल करके NADPH2 रेडक्टेज के थ्रू NADPH2 बनाता है। और ये कहाँ बना रहा है, देख रहे हैं, थैलाकॉइड में तो बन नहीं रहा, ये किस में बन रहा है, स्ट्रोमा में बन रहा है। ठीक, अब एक चीज और होती है जो थैलाकॉइड में नहीं होती, किस में होती है, ये होती है ल्यूमेन में। ल्यूमेन में क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। क्या होता है, फोटोलिसिस। कहाँ, ये ल्यूमेन में, यहां लिख सकते हैं ल्यूमेन में क्या होता है, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस किसका, वाटर का। तो वाटर का जब फोटोलिसिस होगा, मतलब H2O का जब फोटोलिसिस होता है, किसमें, ल्यूमेन में ये हो रहा है, तो बना क्या, 4 हाइड्रोजन बना और 4 इलेक्ट्रॉन बना, और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया।
ठीक है। अब ये ऑक्सीजन किसके थ्रू चली जाएगी, ये ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। कैसे देखते हैं, ये ऑक्सीजन बाहर की ओर चला जाएगा, किसके थ्रू, यहां पास स्टोमेटा ओपन होंगे, क्या होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, ओपन होंगे, और ये ऑक्सीजन किस में चली जाएगी, ये ऑक्सीजन चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो आपको नॉन साइक्लिक ईटीएस समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूं। सबसे पहले सूर्य प्रकाश की किरणें किस में आई, क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए में डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले एसएस3 पिगमेंट जो बाहर की ओर है, इसमें फिल्टर आउट होके क्लोरोफिल ए में आया, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड अवस्था में आने की वजह से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये प्लास्टोक्विनिन, फिर साइटोक्रोम बी, फिर प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हुए, यहां पर साइटोक्रोम बी में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एटीपी बन रहा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है, एनर्जी करेंसी। ठीक है, और ये प्लास्टोसाइनिन से 2 इलेक्ट्रॉन फिर से एसएस3 पिगमेंट की ओर जाते हैं, और यहां से फिर रेडिएशन आती है। रेडिएशन आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड अवस्था में पीईए में जाते हैं, और ये फिर फेराडॉक्सिन में आते हैं। अब ये थैलाकॉइड के बाहर स्ट्रोमा में क्या होता है, NADPH, यहां एक अलग से रिएक्शन चल रही है, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, कीमो ऑस्मोटिक, तो उसको अलग से पढ़ते हैं। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है कीमो ऑस्मोटिक कहलाता है, लेकिन ये जेड स्कीम के थ्रू हम देख रहे हैं। तो ये NADPH और ये 2H और 2 इलेक्ट्रॉन जब मिल जाते हैं तो NADPH2 बन जाता है, किसकी प्रेजेंस में, NADPH2 रिडक्टेज की प्रेजेंस में। तो यहां पास नॉन साइक्लिक ETS या इसी को बोल सकते हैं जेड स्कीम। ठीक है, तो जेड स्कीम आपको समझ में आई होगी कि लाइट हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है, ये देख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं अगला। अगला क्या है, साइक्लिक वाला। ठीक है, तो अगला हेडिंग करेंगे साइक्लिक। चलिए, तो ये वाला चीज आपको समझ में आया होगा। अगला हेडिंग है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखते हैं, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसको भी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट जो है ये वाला, इसको स्ट्रोमा बोलेंगे। ये वाला पार्ट स्ट्रोमा लैमेली, ये वाला पार्ट भी स्ट्रोमा है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या हुआ, यहां पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए, और यहां पास पीएस फर्स्ट कितना, 700 नैनोमीटर। तो सूर्य प्रकाश यहां से आया और रेडिएशन किस पे पड़ी, क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल ए में जैसे ही रेडिएशन पड़ती है तो इधर इसके साइड में क्या है, एसएस3 पिगमेंट। तो एसएस3 पिगमेंट के थ्रू रेडिएशन को फिल्टर किया जाता है और क्लोरोफिल ए में पहुंचाया जाता है। जैसे ही क्लोरोफिल ए में पहुंचा तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फिर से एक्साइटेड अवस्था में आए और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, जिसका नाम क्या, पीईपी, पीईए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां से सबसे पहले ये एफडी में जाएगा, फेराडॉक्सिन में, फिर उसके बाद प्लास्टोक्विनिन में,
फिर उसके बाद साइटोक्रोम, फिर उसके बाद पीसी प्लास्टोसाइनिन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाएंगे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पास फेराडॉक्सिन के पास क्या बन जाएगा, एटीपी बनेगा। और यहां पास साइटोक्रोम के पास भी क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हो रहा है। और ये फिर प्लास्टोसाइनिन से फिर से ये कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ये फिर से किसके पास चला जाएगा, क्लोरोफिल ए के। तो देख रहे हैं ये साइकिल के थ्रू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें 2 एटीपी बन रही, 2 एनर्जी करेंसी बन रही, लेकिन नॉन साइक्लिक में सिर्फ 1 एटीपी बनती थी। तो आपको पता चला होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो स्ट्रोमा लैमेली में क्या हुआ, ये सारी प्रक्रिया हुई। ठीक, हम पिछली स्लाइड में देखते हैं। देखिए, नॉन साइक्लिक ईटीएस से कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि NADPH2 कहां बनता है, तो कहां बनता है, अब आपको पता होगा थैलाकॉइड नहीं, ल्यूमेन नहीं, किसमें बन रहा है, देखिए ये स्ट्रोमा में बन रहा है। तो अगर 3 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोमा में NADPH2 बनता है। फिर ये डाउनहिल रिएक्शन भी पूछ ली जाती है। फिर इसके बाद फोटोलिसिस भी, कि फोटोलिसिस किस में होता है, फोटोलिसिस किस में होता है, ल्यूमेन में होता है, ये पूछ ली जाता है। साइक्लिक वाले में 2 एटीपी बनती। अच्छा, एटीपी और NADPH2 ये क्या होता है, एटीपी एनर्जी करेंसी है, लेकिन NADP क्या है, चेक है। चेक कैसे है, क्योंकि NADPH2 में 3 एटीपी होते हैं इकट्ठा। तो अगर यहां लिखना चाहें तो NADPH2 में कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं ये चेक है और ये क्या है, कैश है। और एटीपी तो आपको पता ही है, एटीपी क्या होता है, कैश। ठीक, तो यहां पास हमने नॉन साइक्लिक ईटीएस देख लिया और दूसरा साइक्लिक ईटीएस देख लिया। फिर अगले पन्ने में चलते हैं, ये साइक्लिक ईटीएस मैंने बताया। साइक्लिक ईटीएस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन साइकिल में होते हैं, मतलब एक ही साइकिल में जहां से आया था वहीं चला गया। लेकिन नॉन साइक्लिक में ऐसा नहीं होता है। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन यहां से तो गया यहां, फिर FADH2 से क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है यहां पास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलिए, अगला जो है हेडिंग करेंगे डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसको हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, साइक्लिक फोटो सिस्टम में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पाया जाता है, लेकिन नॉन साइक्लिक में दोनों पाए जाते हैं, PS फर्स्ट भी और सेकेंड भी। ये PS फर्स्ट P700 नैनोमीटर, लेकिन जो नॉन साइक्लिक है ये 700 भी और 680 नैनोमीटर भी पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड होता है और साइक्लिक बैक हो जाता है, मैं साइकिल के रूप में घूमते रहता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होते हैं लेकिन नॉट साइक्लिक बैक होता है। ठीक है, इसमें फोटोलिसिस होता है, मतलब वाटर को तोड़ा जाता है, लेकिन सॉरी, इसमें वाटर को तोड़ा नहीं जाता क्योंकि ये साइक्लिक है ना।
तो साइक्लिक में फोटोलिसिस नहीं होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या फोटोलिसिस होता है, वाटर को तोड़ा जाता है। इसमें एटीपी बनती है, लेकिन इसमें एटीपी के साथ NADPH2 भी बनता है। इस फोटो फॉस्फोरिलेशन में दो बार क्या होता है, फोटो मतलब एटीपी बनती है, इसमें एक ही बार एटीपी बनती है। यहां पास क्या होता है कि इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर, यहां पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहां पास H2O, H2S इत्यादि इत्यादि होते हैं। फिर उसके बाद ये आपको समझ में आया होगा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब हम अगली प्रोसेस देख लेते हैं। अगली प्रोसेस है कीमो ऑस्मेटिक थ्योरी। ये क्या होता है, इसको दिया था गिवन बाय पीटर मिसेली। ठीक, अब ये होता क्या है ये जान लेते हैं, तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक, तो यहां पास ये वाला पार्ट जो है ये पीएस फर्स्ट और दूसरा पीएस सेकेंड, ये जो पार्ट है इसको थैलाकॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ स्ट्रोमा। मैंने बताया था जब नॉन साइक्लिक ईटीएस देख रहे थे तो हो क्या रहा था, हो रहा था क्या, H2O फोटोलिसिस हो रहा था। तो H2O जब टूट रहा था तो बन क्या कह रहा था, 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन बन रहा था। ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन बन रही थी। ऑक्सीजन तो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये हाइड्रोजन कहां गया ये देखते हैं। तो ये हाइड्रोजन किसमें ये हो रहा है फोटोलिसिस, ल्यूमेन में हो रहा है। किसमें हो रहा है, ल्यूमेन में, लिख लेते हैं ल्यूमेन में। तो यहां पास हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ जाती है। हाइड्रोजन की सांद्रता बढ़ने की वजह से यहां एसिडिटी ज्यादा होगी, एसिड, तो यहां एसिड कम है, यहां एसिड ज्यादा है। तो यहां से यहां बाहर की ओर ये आने के मतलब ग्रेडियंट बन गया, मतलब यहां हाई कंसंट्रेशन है, यहां कम कंसंट्रेशन है। तो जो हाइड्रोजन होगा या प्रोटॉन जो होगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि हाई टू लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो कैसे जाएगा ये देख लेते हैं। यहां इसको 4 कर लेते हैं, 4 नहीं 2H2। तो यहां 2H प्लस, ये यहां पास एक चीज होती है एटीपी सिंथेज। इसमें 2 पार्टिकल होते हैं, F0 और दूसरा F1। ये कहलाता है एटीपी सिंथेज। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये 2H बाहर की ओर आया, किसके थ्रू, एटीपी सिंथेज F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू। यहां एटीपी ADP प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके बना दिए क्या, ATP। यहां एक फायदा हो गया, ATP एनर्जी करेंसी बन गई। और ये 2H जो है ये बाहर की ओर निकला,
और ये कहाँ जाता है, वही अभी मैंने बताया था। स्ट्रोमा में क्या होता है, नॉन साइक्लिक वाले में NADPH, सॉरी H नहीं, NADP बस, प्लस ये 2H इलेक्ट्रॉन तो वहीं पास मिल गया था नॉन साइक्लिक में, तो ये मिल के क्या बना दिया, NADPH2। तो ये चीज आपको पता चला, वहां पास आपको पता नहीं चल पा रहा था कि ये हाइड्रोजन कहां से मिला। तो ये हाइड्रोजन मिलता है केमी ऑस्मेटिक थ्योरी के थ्रू। यहाँ ये हाइड्रोजन फोटोलिसिस से आता है। तो ये हाइड्रोजन किसके F0 और F1 पार्टिकल के थ्रू बाहर आता है ल्यूमेन से, और स्ट्रोमा में क्या होता है, NADP से अटैच होके NADPH2 बनाता है। और यहां पास इस प्रोसेस में एक ATP भी बन जाती है। ठीक है, तो आपको सेमी ऑस्मेटिक थ्योरी भी पता चली होगी। अब हम C3 साइकिल, C4 साइकिल और CM साइकिल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अब हम बैच के बारे में जान लेते हैं। अभी हमारी फी स्ट्रक्चर जो है, ओरिजिनल प्राइस क्या है, 499 रुपीज है। ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी ऑफर में आपको मिल रहा है कितना, 2999 में। अभी इनरोल करते हैं तब, लेकिन जैसे ही ऑफर खत्म होगा तो ये 5000 इसका फीस हो जाएगा। आपको जून तक में पूरी यूनिट्स कवर करा दी जाएगी। आप समझ पा रहे हैं तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।